देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में एईडब्ल्यू के फैंस के लिए सीएम पंक के $40,000 गिवअवे को लेकर सीएम पंक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर एलईडी स्क्रीन को लेकर एईडब्ल्यू का मेजर चेंज हो चुका है। कोटा इबुशी के डीडीटी से बैकआउट करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू में ब्रायन डेनियल्सन के फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक के फ्यूचर प्लान को लेकर एईडब्ल्यू से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन ने फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक को यूज किया था। और उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन यहाँ पर उनके करियर के बड़े मैचेस के लिए फाइनल काउंटडाउन का म्यूजिक यूज करते गए। और एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन के ऊपर भी हमें यहाँ पर ब्रायन फाइनल काउंटडाउन का म्यूजिक यूज करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज, हालांकि इस म्यूजिक को यूज करने के लिए एईडब्ल्यू को हर बार $1 लाख देना पड़ता है, बट इसके बावजूद भी ब्रायन डेनियल्सन एईडब्ल्यू के अंदर लगातार काफी सारे बड़े मैचेस के ऊपर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक को यूज कर रहे गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के अंदर आगे भी ब्रायन डेनियल्सन उनके बड़े मैचेस के लिए फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक का यूज करने वाले गए। और गाइज, एईडब्ल्यू के अंदर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक के बैंड के साथ टोनी खान ने स्पेशल एग्रीमेंट की गई, जिस एग्रीमेंट के अंदर टोनी खान टाइम टू टाइम ब्रायन के लिए ये म्यूजिक यूज करेंगे। और टोनी खान काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करके ब्रायन डेनियल्सन के फ्यूचर मैचेस के लिए भी ऑलरेडी यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक को सिक्योर कर चुके गए। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डेनियल्सन उनके रिटायरमेंट मैच के ऊपर फाइनल काउंटडाउन यूज करते हैं या नहीं, और एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के ऊपर ब्रायन के होम टाउन के ऊपर वो यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन का यूज करते हैं या नहीं। बट गाइज, जहाँ तक बात रही एईडब्ल्यू के सोच की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों ने नोटिस की होगी। 2024 के अंदर एईडब्ल्यू के न्यू सेट डिजाइन आने के बाद एईडब्ल्यू ने उनके प्रोडक्शन के ऊपर एक मेजर चेंज किया है। और जहां पहले एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह उनके रिंग एप्रॉन के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगाती थी और रिंग साइड एरिया के ऊपर एलईडी बैरिकेड लगाती थी, वहीं पिछले 3 से 4 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर अब ना तो एईडब्ल्यू रिंग एप्रॉन के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगाती गए और ना ही बैरिकेड के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगाती गए। और एईडब्ल्यू के एलईडी स्क्रीन के हट जाने के बाद अब फाइनली यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह रिवील किया है कि एईडब्ल्यू के एलईडी स्क्रीन को क्यों हटाया गया है, और क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील के बाद एईडब्ल्यू उनके एलईडी स्क्रीन को वापस लाएगी। गाइज, यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने तो सबसे पहले ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के रिंग साइड एरिया बैरिकेड से एलईडी स्क्रीन का हटना ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के बजट कट का हिस्सा ना होकर बल्कि यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसलर्स को सेफ रखने के लिए किया गया है। और गाइज, एईडब्ल्यू कंपनी ये बिलीव करती है कि रिंग साइड एरिया पर एलईडी बैरिकेड और रिंग के अंदर एलईडी स्क्रीन होने की वजह से रेसलर्स यहाँ पर जब रिंग साइड एरिया पर रेसल करते गए और वो रिंग के आसपास जंप करते गए तो उन्हें यहाँ पर काफी बार गंभीर चोट लग जाती गए। और एईडब्ल्यू ये बिलीव करती गए कि रिंग एप्रॉन के ऊपर एलईडी स्क्रीन के मुकाबले नॉर्मल कपड़ा लगाने से एईडब्ल्यू कंपनी के रेसलर्स को ज्यादा फायदा होगा और उन्हें यहाँ पर इंजरी का खतरा नहीं होगा। और बेसिकली एईडब्ल्यू कंपनी रेसलर्स को इंजरी से बचाने के लिए रिंग साइड एरिया के ऊपर एलईडी स्क्रीन को हटा रही गए। बट गाइज, यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि वॉर्नर मीडिया अगर यहाँ पर ये चाहेगी कि एईडब्ल्यू यहाँ पर शो के लुक को बढ़िया दिखाने के लिए एलईडी स्क्रीन को उनके शो के ऊपर वापस लाए तो एईडब्ल्यू 100% एलईडी स्क्रीन को वापस लाने वाली गए। वेल, आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह रिंग साइड एरिया के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगाने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर कोटा इबुशी की, तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोटा इबुशी के इंजरी के हील होने के बाद कोटा इबुशी ने एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न तो नहीं किया है, बट वो लगातार जापान के अंदर अलग अलग कंपनीज के ऊपर काम कर रहे गए। और कुछ महीनों पहले डीडीटी रेसलिंग पर इबुशी के रिटर्न होने के बाद पिछले कुछ महीनों के अंदर कोटा इबुशी ड्रैगन ग्लैंड सहित काफी सारी कंपनीज के ऊपर काम कर चुके गए। बट इस हफ्ते डीडीटी रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर कोटा इबुशी एक बार फिर से काम करने वाले थे। बट गाइस, शो के शुरू होने के कुछ घंटे पहले डीडीटी रेसलिंग ये अनाउंस करती गए कि कोटा इबुशी पेपर-व्यू के ऊपर काम नहीं करेंगे। और डीडीटी के द्वारा ये रिवील नहीं किया जाता है कि आखिर क्यों लास्ट मोमेंट के ऊपर कोटा इबुशी शो के ऊपर अपीयर नहीं होंगे। बट गाइज, कोटा इबुशी की अपीयरेंस की कैंसिल होने के बाद अब एक बार फिर से इबुशी के इंजरीज को लेकर काफी सारी रूमर चल रही गए और कई लोगों का ये बिलीव करना है कि पॉसिबली कोटा इबुशी दोबारा से कोई इंजरी से गुजर रहे गए, जिसकी वजह से लास्ट मिनट के ऊपर उन्हें यहाँ पर डीडीटी के शो से हटाया गया है। वेल, मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ कि इस टाइम के ऊपर कोटा इबुशी को कोई सीरियस इंजरी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पर इबुशी को इंजरी
हुई होती तो वो खुद यहाँ पर सोशल मीडिया पर इसको लेकर कुछ ना कुछ दावा करते। बट गाइज देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर गोल्डन स्टार कोटा इबुशी उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही जापानीज रेसलिंग की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं NJPW कंपनी फाइनली यहाँ पर USA के अंदर लंबे टाइम के बाद वॉल्टर पिरामिड के अंदर उनका रिटर्न कर रहे गए। और अगर आप लोग NJPW को 10 साल से फॉलो कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि वॉल्टर पिरामिड वो अरीना ही जहां पर पहली बार यंग बक्स वर्सेस गोल्डन लवर्स का ड्रीम टैग मैच हुआ था और उस मैच को 6 स्टार रेटिंग भी मिली थी। और अब यहां पर काफी सालों के बाद NJPW कंपनी फाइनली यहां पर वॉल्टर पिरामिड के अंदर उनका रिटर्न करने वाले गए और NJPW ने ये अनाउंस कर दिया है कि 15 दिसंबर को वो यहां पर अमेरिका के अंदर उनका मेजर पे पर व्यू करेंगे, जहां पर NJPW कंपनी स्ट्रॉन्ग स्टाइल इन्वॉल्व पे पर व्यू को वापस ला रही गए। और 15 दिसंबर के ऊपर USA में वॉल्टर पिरामिड के अंदर NJPW कंपनी यहां पर उनका स्ट्रॉन्ग स्टाइल पे पर व्यू करेगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि लास्ट ईयर NJPW के वॉल्टर पिरामिड के सोल्ड आउट ना होने के बाद क्या इस साल NJPW कंपनी लेजेंडरी वॉल्टर पिरामिड अरीना को सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। और NJPW के स्ट्रॉन्ग स्टाइल इवॉल्व पे पर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा, मर्सिडीज मोन या विल ऑस्प्रे जैसे रेसलर NJPW के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में स्कॉट ली हाथवे और क्रिस स्टैटलैंडर के ऑन स्क्रीन पर स्प्लिट होने की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं AEW के अंदर पिछले कुछ महीनों से जहां स्कॉट ली हाथवे और क्रिस स्टैटलैंडर एक साथ ऑन स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे थे, वहीं अब यहां पर AEW के अंदर स्कॉट ली हाथवे और क्रिस स्टैटलैंडर की स्टोरी लाइन को अलग कर दिया गया है। और गाइज AEW कंपनी ये बिलीव करती गए कि स्कॉट ली हाथवे और क्रिस स्टैटलैंडर की स्टोरी लाइन मेनली यहां पर विलो नाइटिंगेल से कनेक्टेड थी, क्योंकि स्कॉट ली हाथवे दोनों को मैनेज करते थे। बट अब जबकि विलो नाइटिंगेल और स्टैटलैंडर की स्टोरी ओवर हो चुकी है तो इसीलिए ऑन स्क्रीन के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर को स्कॉट ली हाथवे की जरूरत नहीं गए। और अब यहाँ पर AEW के अंदर आपको यहाँ पर स्कॉट ली हाथवे और क्रिस स्टैटलैंडर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि ऑन स्क्रीन के ऊपर स्कॉट ली हाथवे और क्रिस स्टैटलैंडर के अलग होने के बाद हाथवे यहाँ पर AEW के टेलीविजन पर अब किस रेसलर के साथ काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक की। वेल अगर आप यहाँ पर हमारे दूसरे चैनल एलीट मेनिया ओरिजिनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने WWE के न्यूज वीडियो के अंदर कुछ दिनों पहले ये बताया था कि शिकागो में WWE के NXT के CW नेटवर्क पर पहले शो के ऊपर CM पंक के मेन इवेंट पर काम करने के बाद CM पंक ने शिकागो में फैंस को एक बड़ा गिफ्ट दिया था, जहां पर NXT के शो के ऑफ एयर जाने के बाद CM पंक ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि जो भी लोग NXT के शो को देखने शिकागो में आए गए उन सभी लोगों को CM पंक की तरफ से फ्री पिज्जा दिया जाएगा। और इसके बाद CM पंक उनकी जेब से करीबन 7000 लोगों को फ्री में पिज्जा बांटते गए। और यही CM पंक के इतने ज्यादा पिज्जा बांटने के बाद CM पंक ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शिकागो में फैंस को अप्रिशिएट करने को लेकर बात की, जहां पर CM पंक का ये कहना है कि CM पंक यहां पर शिकागो क्राउड को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस CM पंक ये बिलीव करते गए कि शिकागो की क्राउड दुनिया की सबसे बेहतरीन क्राउड है। और गाइस जब यहां पर CM पंक से ये पूछा गया कि CM पंक ने यहां पर पिज्जा के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट किए तो CM पंक का ये कहना है कि उन्होंने 7000 लोगों को पिज्जा देने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो AEW के अंदर उनके डेब्यू के मुकाबले काफी कम था। और गाइस यहाँ पर पंक का ये कहना है कि 3 साल पहले जब CM पंक रेसलिंग में वापस आए थे और उन्होंने AEW के ऊपर उनका मॉन्यूमेंटल डेब्यू किया था तो AEW में उनके डेब्यू के ऊपर उन्होंने करीबन 16000 लोगों को फ्री में आइसक्रीम बांटी थी। और 16000 लोगों को आइसक्रीम देने के लिए CM पंक ने उनकी जेब से करीबन $40,000 खर्च किए थे। और सिर्फ यहाँ पर फैंस को अप्रिशिएट करने के लिए CM पंक ने करीबन यहाँ पर AEW में उनके डेब्यू के ऊपर AEW के फैंस के ऊपर आइसक्रीम के लिए $40,000 से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। और गाइज पंक का ये कहना है कि भले ही AEW के अंदर जो भी हुआ हो बट वो आज भी ये बिलीव करते गए कि AEW के अंदर उनका डेब्यू मोमेंट उनके करियर का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। और वो यहाँ पर डेफिनेटली उस चीज को आज भी याद करते गए। और इसीलिए शिकागो के अंदर CM पंक जब भी आते गए तो वो ये मेक श्योर करना चाहते गए कि शिकागो के फैंस को ये पता चल सके कि CM पंक उनसे कितना प्यार करते गए। और इसीलिए उन्होंने NXT के ऊपर भी मेजर पिज्जा गिवअवे किया था। वेल गाइज ये तो बात है CM पंक के गिवअवे की। बट गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।